चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। दुनिया में अगर कोई मल्टीपर्पज़ बॉडी है, मल्टी फंक्शनल, तो वो डेफिनेटली लेयर से बनी होती है। उसकी लेयर्स होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो अर्थ हो। ठीक है, तो इसके भी एक लेयर्स हैं, मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ लेयर से ये बॉडी पूरी बिल्ड है, पूरा अर्थ स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, सो इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ पहले तो हमने पढ़ा कि ये एक यूनिवर्स कैसे बना। फिर हमने यूनिवर्स, प्लेनेट, सन, स्टार्स, फिर अर्थ कैसे हुआ। फिर हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर में अर्थ का ओरिजिन देखा कि अर्थ किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, अर्थ का कैसे लाइफ आई अर्थ में, वेजिटेशन आया। ठीक है, पहाड़, पानी, समुंदर, ये किस तरीके से एवेलुएट हुए, और इसकी अलग अलग थ्योरीज और हाइपोथेसिस हम लोग ने पढ़ी। तो अब हम लोग तो काफ़ी प्रैक्टिकल इसमें आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर ऑफ द जो एट प्रेजेंट है हमारा अर्थ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात हो रही। तो डेफिनेटली ये जो चैप्टर होने वाला है ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, क्योंकि ये तो एट प्रेजेंट इसकी रिसर्च है कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि काफ़ी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है काफ़ी हद तक के। सो क्या सोर्सेस हैं जो हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। तो एक तो आर्टिफिशियल सोर्सेस है, फिर एविडेंस फ्रॉम थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मतलब एक तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज तो वहीं टेक्नोलॉजी बेस पर, साथ में जो हमारा ओरिजिन अर्थ की जो थ्योरीज थी वो भी हैं, और फिर नेचुरल सोर्सेज भी हमारे पास हैं, जिससे हम क्या पता करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में numerous inference can be drawn about the constitution of the interior of the earth on the basis of density of rocks, pressure and superincumbent load, कि रॉक की डेंसिटी क्या है, प्रेशर कितना है, लोड कितना है रॉक्स का, माउंटेन का, अर्थ में। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे नीचे गहराई में हम लोग जाते हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ से भी कुछ थ्योरीज सामने आती हैं, कुछ लॉजिक सामने आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा होगा। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ composed सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आउटर पार्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। द थिकनेस ऑफ विच रेंज बिटवीन हाफ ए माइल और 1 मतलब 0.8 टू 1.6, हाफ माइल टू 1 माइल। 1 माइल 1.6 किलोमीटर का होता है। 1 माइल इसके बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब माइल ज़्यादा बड़ा है। तो जस्ट बिलो द सेडिमेंट्री लेयर, मतलब ये लगभग 1.5 किलोमीटर की ये सेडिमेंट्री रॉक है, जो ऊपरी आउटर जो लेयर है। उसके नीचे क्रिस्टलाइन रॉक है, जो काफ़ी क्रिस्टल यानी कि ठोस है। द डेंसिटी विच रेंज बिटवीन 3 to 5, 3.5 एट डिफरेंट प्लेसेस, डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द होल अर्थ इज़ अबाउट 5.5, जो पूरे अर्थ की डेंसिटी है वो 5.5 है, जिसमें कि क्रिस्टलाइन रॉक की जो डेंसिटी है 3.5, इसका मतलब और भी ज़्यादा नीचे और ऊपर की डेंसिटी से काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ जितने नीचे जाएंगे और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और भी जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। विदाउट डाउट मोर देन 5.5, जनरली द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड 11, है ना। कोर ऑफ द अर्थ 11 डेंसिटी है, क्योंकि ऊपर की डेंसिटी तो बहुत ही कम है। फिर उसके नीचे वाली लेयर 3 से 3.5 है, एवरेज में फिर 5.5 है, तो एकदम कोर में जाएंगे तो 11 डेंसिटी है। कैवेंडिश अटेम्प्टेड टू कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन 1790 on the basis of the Newton gravitational law,
According to him, the average density of the Earth is 5.48. Pauling calculates the average density of the Earth 5.49 gram centimeter cube in the year 1870. Since 1950, several attempts are being made to calculate the density of the Earth on the basis of satellite. The satellite studies have revealed the following result about the density of various parts of the Earth. Average density of Earth is 5.5 something. Average density of the Earth surface 2.6 to 3.3. अर्थ की सरफेस की 2.6 से 3.3 तक जा रही है, उसके नीचे फिर 3 से 3.5 है. तो जो एवरेज कोर है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. 1 सेंटीमीटर क्यूब में 11 ग्राम ये रहेगा, वजन रहेगा. अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना सा हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा. इतना पकड़ लो. तो इतना से 11 ग्राम है, इसका वजन लेंगे. So that it proves that the density of the core earth is highest of all part of the earth. तो कोर में कुल मिला के ज़्यादा है. तो प्रेशर से देखो, अब आर्टिफिशियल सोर्सेज में ही प्रेशर से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना प्रेशर है, इससे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर उसका अर्थ का. Now question arises, what's a reason for every high density of core? इतना high density क्यों है? Previously it was believed that very high density of the core was because of heavy pressure of overlaying cores. पहले ये बोला गया था कि भाई नीचे डेंसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत ठोस है, क्योंकि ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, इतने वजन का प्रेशर आ रहा है, माउंटेन भी है, इतने सारे लेयर भी हैं, तो इतना प्रेशर पड़ रहा है कि नीचे वाला बिल्कुल ठोस हो गया. ऐसा पहले माना जाता था. इट इज़ कॉमन प्रिंसिपल दैट प्रेशर इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द रॉक. कॉमन बात है ये कि भाई नीचे दबा हुआ है कोई चीज़, ऊपर इतना प्रेशर है, इतना वजन है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि नीचे जो कोर होगा वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसर होगा. इट इज़ since the weight and pressure of the rocks increase with the increasing depth, hence the density of rock also increase with the increasing the depth. Thus it is proved that very high density of the core of the earth due to very high pressure prevailing there because सुपर इनकम्बेंट लोड. मतलब ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, कितना लोड है सोचो. पहाड़, समंदर, पेड़, बिल्डिंग्स. दिस इंटरफेरेंस इज प्रूव्ड wrong on the ground that there is critical limit in each rock beyond which the density of the rock cannot be increased in spite of increasing pressure. तो ये बताएगा कि हाँ ठीक है, प्रेशर से डेंसिटी बढ़ती, लेकिन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जितनी की है. सो वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज नॉट बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर. मतलब प्रेशर की वजह से है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर की वजह से नहीं है, लेकिन और भी रीज़न है. If the high density of the core of the earth is not because of high pressure of overlying rock, then the core must be composed intrinsically heavy metallic material of high density. हो सकता है नेचुरली पहले से ही हाई मेटेलिक हैवी मेटेलिक मटेरियल से बना हो, पहले से ही उसका जो कोर है वो बहुत हैवी मेटेलिक मटेरियल हो, जिसमें पहले से हाई डेंसिटी हो, ये भी हो सकता है. दस द एक्सपेरिमेंट हैव रिवील दैट कोर ऑफ द अर्थ इज मेड. अब देखो कोर ऑफ द अर्थ तक के तो वैसे कोई गया नहीं है, ठीक है. दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हम टेक्नोलॉजी से हम पता कर पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि कोर तक के कोई गया हो, कोई होल हमने कर दिया हो. तो अभी तक तो इतना कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि इतना डीप में जाकर होल कर सके. द एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड निकल. तो एक्सपेरिमेंट से पता चला आयरन निकल से बना हुआ है. द इंटरफ्रेंस इज ऑल्सो वैलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें पता है कि जिस तरह मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
उसी तरीके आयरन और निकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। अगर आप कंपास यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए, तो कैसे काम होता है वो कंपास, कैसे डायरेक्शन बताता है ना। जो कंपास होता है डायरेक्शन कैसे बताता है, क्योंकि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक की वजह से वो अट्रैक्ट होता है और हमारा ये डायरेक्शन बताता है। तो याद रखना कि अर्थ में, हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो होता क्या है, जो कि एक्चुअली जो अर्थ का जो नॉर्थ है या साउथ पोल है, मैग्नेटिक मैग्नेट के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। टेम्परेचर देखो, अब ये सब आर्टिफिशियल में ही चल रहा है। सो इट इज़ एविडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन available from the finding of boreholes and deep mining that temperature increase from the surface of the earth downward rate of 2 to 3 degree Celsius of for 100 मीटर। तो ये जहाँ तक मतलब जो माइनिंग हम लोग कर रहे हैं अर्थ में या ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जितने हद तक नीचे गए हैं, वहाँ से उस रेंज से ये पता चला कि हर 100 मीटर नीचे जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, और 100 मीटर नीचे गए तो 2 से 3 मीटर 2 to 3 सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ा, और 100 मीटर गए और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, यानी हर 100 मीटर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है। अब सोचो कितना किलोमीटर अंदर है अर्थ का कोर, है ना। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर। The rate of temperature, so यहाँ पर थे, हाँ। So it may be pointed out that it become very difficult to find out the rate of increase of temperature beyond the depth of 8 kilometer. The rate increase of temperature in continental crust has been calculated based on geothermal graph, and the following generalization has been made in tectonically active areas like the basin and the range province, the USA. Temperature remains 1000 Celsius at the depth of 43 km from the earth, while the temperature remains only 500 Celsius at the depth of 40 km surface technically stable areas। तो कुछ एरियाज़ में जैसे यूएसए या वहाँ पे जो रेंज है, वहाँ पे अगर हम 43 किलोमीटर डेप्थ तक के जो हमने चेक किया है, वो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तक के, ठीक है। जहाँ पे मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव है वहाँ पर, और जहाँ पे स्टेबल है वहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस तक के है। सो दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट एविडेंट दैट हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस at the depth of 43 km in tectonically active areas is nearer to the initial melting point of the rocks, lower crust and mantle, mainly basalt and pyrrhotite। अब इतना डिग्री सेल्सियस है तो वो ये तो पिघल जाना चाहिए पत्थर, है ना, रॉक्स। लेकिन अब ये भी है कि रॉक्स की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि रॉक्स कितना हार्ड है, कि अगर नीचे 43 किलोमीटर में ही 100 डिग्री ये है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 डिग्री में तो पानी उबल जाता है, और सॉरी 1000 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री में तो पानी उबल जाता है। अब अर्थ के कोर की बात करेंगे तो कोर कितना गहरा है पता है ना। यहाँ तो 40 किलोमीटर की बात हो रही है। कोर जो है लगभग 6300 किलोमीटर इसका ये है सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, मतलब जो रेडियस है 6300 किलोमीटर। यहाँ तो 40-50 किलोमीटर की बात हो रही है, उसमें हज़ार पहुँच गया। तो टेम्परेचर अगर हम देखें कि मैक्सिमम ड्रिल ऑफ द अर्थ जो
मतलब 12 किलोमीटर तक ही है ना मैक्सिमम ड्रिल हुआ है। अगर मतलब अर्थ में अंदर मतलब ड्रिलिंग कितनी मैक्सिमम कहीं पर हुई है, या बोर होल कह सकते हैं, तो 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से अभी तक के ऊपर तो उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा गहरी अभी तक तो हुई नहीं है। सुपर डीप बोर होल बोलते हैं उसे। तो यही डीपेस्ट है, मतलब जो अब तक के जो इतना होल, इतना गहरा होल है, क्या किया गया है, इतना गहरी ड्रिल की गई है 12 किलोमीटर की। क्योंकि अभी वैसी टेक्नोलॉजी उतनी, क्यों टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, ड्रिल काम करना बंद कर देती है। आप है ना, आप ऐसे तो हॉरिजॉन्टल तो ड्रिल कर सकते हो पहाड़ों को काटते हुए, बट वर्टिकल करने जाओगे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है नीचे, तो वो काम करना बंद हो जाती है मशीन। अभी इतनी हैवी मशीन आई नहीं है। देखो 20, अब देखो यहाँ पे, इट इफ़ यू बिलीव द रेट ऑफ जनरल इंक्रीज इन टेम्परेचर विद increasing depth of temperature should be around 25,000 Celsius at depth of 2,900 किलोमीटर। 25,000 डिग्री हो जाना चाहिए। और ऊपर क्या लिखा हुआ था, द टेम्परेचर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मैग्मा slab representing the upper portion of oceanic crust has been estimated to be 0 degree Celsius, whereas the temperature of lower part of magma slab which comes in contact with the asthenosphere remain 1200 degree Celsius, which is quite nearer to melting point। लगभग 1200। मैग्मा स्लैब जो होती है वो जो पत्थर पिघल मेल्ट होकर जो स्लैब बन गई है, बाद में ठोस हो गई है, उसे मैग्मा स्लैब बोलते हैं। और 1200 तक में मेल्ट हो जाता है रॉक्स लगभग। इफ़ यू बिलीव, अब ये भी डिपेंड करता है रॉक्स के टाइप ऑफ। इफ़ यू बिलीव दैट द रेट ऑफ जनरल, हाँ तो ये बता रहे थे 2900 किलोमीटर से 25,000 हो जाएगा। 25,000 डिग्री सेल्सियस सोचो। सच सर्कम मोस्ट, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे तो मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ वुड हैव मेल्टेड। ऐसे तो पूरा अंदर तो पूरा खोखला पूरा ही मेल्ट हो जाना चाहिए, इतना टेम्परेचर है। बट दिस हैज़ नॉट सो हैपेंड, ऐसा तो हुआ नहीं है कि पूरा मेल्ट हो गया हो। पूरा अर्थ अंदर से मेल्ट थोड़ी ना है, अगर इतना डिग्री है तो मेल्ट हो जाना चाहिए। 25,000 बहुत होता है, 1200 में मेल्ट हो जाता है। 1200 के 10 गुना 12,000, 12,000 का डबल 25,000। so इट इज़, अब वो भी 2900 किलोमीटर में। ये तो 2900 किलोमीटर की बात हो रही है, और रेडियस अभी भी 6 साढ़े 6 हज़ार है। It is evident from the discussion that most of the part of radioactive mineral are concentrated in uppermost layer of the earth. This fact explains the situation of high temperature in the continental crust as described above, because disintegration and decay of radioactive mineral generate more heat in the crustal area. It thus appears that the rate of increase of temperature downward decrease with increased depth. The following fact may be presented about the thermal condition of the interior of the earth। अब यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग थ्योरी यूज हुई है रेडियो एक्टिव की, कि जितने नीचे जा रहे हैं एक्चुअल क्रस्ट जो एरिया, जो सरफेस एरिया, जो ऊपरी जो लेयर्स है कुछ किलोमीटर की, वहाँ तो नीचे जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन फिर और नीचे जाने में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी ऊपर ऊपर काम कर रही है। सो द एस्टोनोस्फेयर इज पार्शियली मोल्टेन, ये है ना उस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के पार्ट हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के पार्ट हैं। आपको जो लेयर्स है ना मालूम होनी चाहिए पूरी। तो पॉइंट नंबर 1 देखो।
ठीक है, ये जो एस्टोनोफेयर है ना, ये लिथोस्फेयर के नीचे लेयर होती है। इसकी सबसे ऊपर जो होती है वो लिथोस्फेयर होती है, फिर उसके नीचे एस्टोनोफेयर आती है, फिर मेंटल है, आउटर, फिर इनर, आउटर कोर के नीचे, फिर इनर कोर, जब लास्ट में इनर कोर होता है, आउटर कोर, आउटर कोर के नीचे। तो ये एस्थोनोफेयर की बात हो रही है, ये लिथोस्फेयर के नीचे। इसको हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद आप कह सकते हो एस्थोनोफेयर। ठीक है, आफ्टर 100 किलोमीटर यू कैन से। सो जो एस्थोनोफेयर है, मतलब जो लिथोस्फेयर और क्रस्ट के नीचे और सरफेस के 100 किलोमीटर नीचे, वो पार्शियली मोल्टेन है, और यहाँ पे 1100 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है। सो द टेम्परेचर ऑफ एट द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर एंड 700, और नीचे जाएंगे 400 से 700, क्योंकि जो एस्थोनोस्फेयर वो भी लगभग 4 से 500-600 किलोमीटर आप मान सकते हो, लगभग। हम्म। So temperature at the depth of 400 kilometer and 700 kilometer from the Earth's surface has been estimated to be 1500 degree to 1900। अब देखो, यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा 100 किलोमीटर आने पर ही, लेकिन आगे हम 4 से 700 जा रहे हैं किलोमीटर, मतलब यहाँ 100 किलोमीटर पे 1100 हो गया, लेकिन आगे 400 से 700 तक गए, लेकिन हो जाना चाहिए डबल ट्रिपल। 1100 हो गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए, 4400, लेकिन इतना नहीं हो रहा है। 1500 हुई, मतलब उसका रेट घट गया, टेम्परेचर बढ़ने का रेट घट गया। 100 से 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर में तो 5 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए। 1100 का 5000, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाना, लेकिन इतना नहीं हो रहा है ना रेट, यानी कि उतनी तेज़ी से रेट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है टेम्परेचर, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जितने शुरुआत में बढ़ा था। The temperature at the junction of mantle and outer molten core standing at the depth of 2900 kilometer is 3700। तो पहले बताया था 25,000, अब जो भी रेडियोएक्टिविटी थ्योरी से पता चला कि 3700 डिग्री तक के हो सकता है। So the temperature at the junction of outer molten core and inner solid core standing at the depth of 5100 to इस 4300। ठीक है ना, साढ़े साढ़े 6300 तो बिल्कुल ही कोर है। तो जब हम अर्थ के लगभग यहाँ पर तो पूरा ये हो गया 6300 किलोमीटर, तो ये पार्ट की बात हो रही है जो इनर कोर और आउटर कोर के बीच का, ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर। ठीक है ना, इसके बीच का जो जंक्शन है लगभग 5100 किलोमीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, वहाँ पे 4300 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है इनसाइड द अर्थ, कहाँ हीट जा रही है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कहीं तो ट्रांसफ़र हो रही होगी। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द heat in the interior of the earth is generated through the disintegration of radioactive minerals and conversion of gravity force into thermal energy। पहली बात तो कि वो हीट आई कहाँ से, फिर हीट जा कहाँ रही है, पहले तो हीट आ कहाँ से, तो या कहाँ से रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, जो रेडियो एक्टिव बेस मिनरल, जो वैसे मिनरल जो हीट कैरी करते हैं। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव, उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। एक तो वहाँ से हीट मिल रही है अंदर, जो इतनी ज़्यादा हीट हो रही है, और उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोर में, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। इट इज़ बिलीव दैट अबाउट 4.7 बिलियन ईयर्स एगो the initial temperature of the earth is generated by planetary accretion, and adiabatic compression would have been around 1000 degrees Celsius,
Later on, the heat of the interior of the earth would have gradually but subsequently increased due to heat supplied by the disintegration of radioactive mineral. रेडियोएक्टिव मिनरल जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो मिनरल जो टूट रहे हैं उससे हीट निकल रही है. About 4 to 4.5 million ago, the core and the mantle would have been separated and their boundary would have evolved when the temperature would have increased to reach the melting point of iron. That due to foundering of molten iron into core, the gravity force equivalent to this much 4.8 ERG in the form of heat energy might have been released. The large scale of melting and rearrangement of material inside the earth consequent upon high thermal energy as stated above probably become the responsible of the formation of different zones of the earth, that is crust, mantle and core. तो यहाँ पे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो मोल्टेन आयरन है, जो कोर में जो आयरन और निकल है, वो उसका जो उसकी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो रही है. जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, वो उसको जो मोल्टेन आयरन की जो थर्मल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वलेंट है, बराबर है. क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही एक तरीके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है ना, कि थर्मल एनर्जी कहाँ से आ रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आता है. जिसके पास मास है उसके बाद ग्रेविटी तो आनी ही आनी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आता ही है. तो इस वजह से जितना ज़्यादा नीचे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है तो नीचे ज़्यादा टेम्परेचर है, ऊपर इसीलिए कम टेम्परेचर है. तो वो अगर रेट भी देखोगे तो ग्रेविटी का रेट भी बढ़ता जाता है जैसे अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ जाएंगे, और टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है. सो ऑन एन एवरेज देर इज़ ए ग्रेजुअल flow of heat from the inner part of the earth, so its outer part, it may be gradually heat from inner part of the earth to its outer part. तो जो हीट है ना, हीट रिलीज कैसे हो रही है, जो इनर पार्ट में हीट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ग्रेडियंट बन रहा है हीट का, वो इस तरह हो रहा है. यहाँ पे कोर में बहुत ज़्यादा है, कम होती आ रही, लेकिन ट्रांसफ़र हो रही ना, कम होती आ रही है. पूरा तुम्हारा अर्थ का ये है, समझो. ठीक है ना, रेडियस है. तो ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन की वजह से. ठीक है. सच मेटल कैन नॉट इफेक्टिवली ट्रांसफ़र और लूज हीट थ्रू द रेडिएशन. सो द ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ towards its outer part may also not be effectively performed by radiation because most of the mineral of the interior of earth are opaque. ठीक है, रेडिएशन से तो नहीं हो रहा क्योंकि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है. Such metal cannot effectively transfer loose heat through the radiation. The third alternatively possibly for the transfer heat may be process of convection, but convection mechanism more effective in liquid material. कहे तो कन्वेक्शन से हो रही है, कन्वेक्शन से, लेकिन कन्वेक्शन लिक्विड ज़्यादा ये होता है. कन्वेक्शन आपके हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है ना. तो रेडिएशन में क्या होता है कि आपको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. कन्वेक्शन जैसे जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं इधर से उधर. जैसे पानी गर्म करो, नीचे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर आ जाते हैं, नीचे ठंडा चला जाता है. वो गर्म होता है, वो ऊपर आ जाता है. तो यहाँ पे एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं या मूव करते हैं. अब अर्थ हमारा सॉलिड है तो मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे, तो कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं हो रहा. तो अर्थ सरफेस रिसीव हीट फ्रॉम 2 सोर्सेज, फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम इट्स इंटीरियर पार्ट इटसेल्फ. तो यानी अर्थ में 2 तरीके से हीट, तो यानी कंडक्शन से ही हो रहा होगा. हीट जो ऊपर आ रही है वो कंडक्शन से आ रही है. ठीक है. द अर्थ
कंडक्शन में जैसे कि आपने एक चम्मच गर्म की, चम्मच जहाँ से पकड़ो वो भी तो गर्म लगने लगता है ना, तो क्या होता है वो वाइब्रेट होती है हीट, जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होकर हीट को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। द अर्थ सरफेस रिसीव हीट फ्रॉम टू सोर्सेज, फ्रॉम द सन, फ्रॉम इंटीरियर पार्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो हीट रिसीव फ्रॉम these two sources is ultimately sent into the space. Solar heat drive the atmospheric and hydrological process and generate denudational process, whereas the internal heat of the earth perform constructive work, that example formation of mountain, plateaus, faults, etc., volcanicity, seismic events and other tectonic events. In a real sense, the earth's internal heat engine builds mountain and its external heat engine the sun destroy them, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है हीट का, कि जिस तरह इंटरनल के भी अपने काम है, एक्सटर्नल के भी अपने काम है। जो सोलर हीट है वहाँ वो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करने के काम आती है ना। सोलर हीट से ही बारिश, पानी गर्म हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो जो भी आउटर पार्ट हैं, जो आउटर चेंजेस हैं या बैलेंसिंग है आउटर अर्थ के सरफेस में, वो सोलर एनर्जी में रोल प्ले करता है। और जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म करता है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेटूस हैं, टेक्टोनिक सिस्मिक इवेंट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, है ना। जो अर्थ क्वेक आते हैं, मेनली रीज़न इंटरनल हीट होती है अर्थ की। जब इंटरनल हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हीट रिलीज़ करता है कोर। हीट रिलीज़ होती है टेक्टोनिक हीट, जैसे कुकर की सीटी कैसे मूव होती है, स्टीम से होती है कि नहीं होती है, तो बस यही समझ लो आप, टेक्टोनिक ये बड़ी प्लेटें हैं ना, इतनी हीट होती है कि इतनी पूरी पूरी अर्थ की प्लेट्स है ना मूव हो जाती हैं, हिल जाती हैं, तो वही अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक आता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है लास्ट में कि इन रियल सेंस द अर्थ इंटरनल हीट इंजन बिल्ड्स माउंटेन एंड इट्स एक्सटर्नल हीट इंजन दैट इज सन डिस्ट्रॉय देम। तो डिस्ट्रॉय देम से मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रॉय मतलब देखो, बारिश होती है तेज़, है ना, तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उससे माउंटेन कैसे लैंड स्लाइडिंग होने लगती है, माउंटेन्स की मिट्टी नीचे आती है, पानी के साथ बह जाती है, उसके रॉक्स हुए या लैंड स्लाइडिंग से पत्थर टूटते हैं, तो ये वही हो गया कि डिस्ट्रॉय देम। तो ये सन के लिए क्यों बोला गया कि सन की एनर्जी से ही पूरा सिस्टम बारिश का और ये सब चल रहा है ना। सन की एनर्जी से, सन की हीट से बादल बनते हैं, बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वो वही बात हो रही है डिस्ट्रॉय देम, कि वाह अंदर है ना इंटरनल एनर्जी माउंटेन बना रहा है, बाहर की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ये एविडेंस है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, चलो अच्छा पढ़ लेते हैं, बाद में नेचुरल सोर्सेस है, उसके बाद लास्ट है ना। हाँ, फिर नेचुरल सोर्सेस लास्ट में है। तो एविडेंस, थ्योरीज का एविडेंस बताया गया है कि वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज of the origin of the earth have assumed the origin from the earth to be solid or liquid or gaseous. According to the Platonismal hypothesis, the earth was originated due to the accretion and aggregation of solid dust particle known as platonismal, छोटे छोटे बारीक कणों से बना है। Based on this corollary of the core of the earth should be solid state according to the टाइडल है। अब उसके हिसाब से तो सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है अर्थ, कौन सी थ्योरी से? प्लेटेस्मल थ्योरीज के अकॉर्डिंग, तो कोर है ना सॉलिड होना चाहिए। बेस्ड ऑन द कोरोलरी core of the earth should be solid state according to the tidal hypothesis. The core of the earth should be in liquid state because the earth has been taken to have been formed according be in the uh,
The Earth has been taken to have been formed according to this hypothesis from the tidal metal ejected from the primitive Sun. According to the nebular hypothesis of Laplace, the core of the Earth should be liquid state. ठीक है, evaporates, and later I have opinion that the core of the Earth is made of gas, but it concept may not be accepted because if we assume the core of Earth is gaseous state, many more problem will emerge. अगर गैस स्टेट में होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बहुत अर्थक्वेक आते अगर गैस और गैस कैसे रिलीज होती. There may be only two possibilities with either core may be in solid or liquid. This problem would be deal with while dealing with the evidence of seismology. ठीक है, तो आगे चल के और भी पता चलेगा नेचुरल सोर्सेज में भी कि अर्थ का जो कोर है वो एक्चुअली में गैस में तो नहीं है, या तो सॉलिड में है या तो लिक्विड में है. ठीक है.